गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का रोशंस क्लासेस में स्वागत है। वेलकम टू रोशंस क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग प्रत्येक दिन कोशिश करते हैं किसी खास टॉपिक पे चर्चा करें, डिस्कशन करें। उसी के क्रम में आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो सब आप लोगों को शायद अवगत ही होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत मंगलवार को भारत के महान व्यवसायी सुब्रत राय जी का निधन हो गया। दोस्तों, आज हम लोग सहारा कंपनी के विभिन्न आयामों, ये कंपनी कब स्थापित हुई, ये कब अपने चरम अवस्था में थी, फिर इनकी अवनति कैसे हुई, इत्यादि सभी आयामों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने के से निधन हो गया। सुब्रत राय ने अपने करियर की शुरुआत में कई काम किए, लेकिन फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। हालांकि इसी कंपनी के कारण सुब्रत राय को जेल की हवा भी खानी पड़ी। ये वही सुब्रत राय थे दोस्तों, जिन्होंने सहारा ग्रुप जैसा साम्राज्य खड़ा किया, जिस पर 24,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा। दोस्तों, सहारा ग्रुप का पहला कार्यालय गोरखपुर में साल 1978 में सहारा इंडिया के नाम से पहली बार खोला गया। लगे कि सहारा ग्रुप ने 3 करोड़ लोगों के 24,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुब्रत राय ने इसे निजी मामला बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में आदेश दिया कि सुब्रत राय लोगों का 24,000 करोड़ रुपए लौटा दें। इसी बीच सेबी और सुब्रत राय के बीच जंग, कानूनी लड़ाई जारी रहा। दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें बताया गया है, सुब्रत राय, फाउंडर एंड चीफ ऑफ द सहारा ग्रुप, डाइड एट द एज ऑफ 75 इन मुंबई। इन हिज प्राइम, रॉय मेड द सहारा ग्रुप ए multi-billion dollar enterprise and a household name, while his firm was among the biggest employer in the country, employing around 12 lakh people. दोस्तों, जैसा कि इसमें बताया गया है, सुब्रत राय एक ऐसा नाम था जो भारत के हर एक घर दोस्तों, इसमें बताया गया है, सुब्रत राय एक ऐसा नाम, ऐसा व्यक्ति, ऐसा चरित्र था जो भारतीय के हर एक घर में उनसे परिचय था। और ये प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े नियोक्ता थे। इनके इनके संख्या लगभग 12 लाख थी। दोस्तों, सुब्रत राय का विकट परिस्थिति तब शुरू हुई जब 2010 में स्टॉक मार्केट रेगुलेटर एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें पब्लिक से फंड मोबिलाइज करने पर रोक लगा दिया और किसी तरह का सिक्योरिटी इशू करने पर भी रोक लगा दिया। Between 2008 and 2011, Sahara Group Real Estate Corporation Limited and Sahara Housing Investment Corporation Limited collected around 24,000 crore from over 3 crore investor through OFCDs. This led to a directive from SEBI in 2011 for two Sahara companies to refund the money raised from investors, which the group challenged the order in Securities Appellate Tribunal and later in Supreme Court. दोस्तों, इसमें बताया गया है, वर्ष 2008 और 2011 के बीच में सहारा की दो कंपनियां, एक सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड दूसरी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 24,000 करोड़, करीब 3 करोड़ लोगों द्वारा कलेक्ट किया गया। जब ये राशि सेबी के संज्ञान में आया तो सेबी ने तुरंत इस राशि को इन्वेस्टर को वापस करने के लिए बोला गया, परंतु सुब्रत राय की कंपनी सहारा द्वारा इसको किया गया और ये सिक्योरिटी एपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया गया। फिर आगे ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। दोस्तों, सुब्रत राय was indeed a titan of Indian business, rising from relatively humble origins to become India's biggest employer in the private sector, presiding over a business empire that sprawled across the financial services, real estate, aviation, media and entertainment. दोस्तों, सुब्रत राय भारतीय व्यवसाय के सफल व्यक्तियों में से थे। बहुत ही साधारण नौकरी से शुरुआत करते हुए भारत के प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े नियोक्ता हुए और व्यवसाय के क्षेत्र में बादशाह तक बने रहे। उन्होंने रियल एस्टेट, एविएशन, मीडिया इत्यादि फाइनेंशियल सर्विस एंड इंटरटेनमेंट में अपना हाथ आजमाया। कंपनीज सिंबल, मेल्डिंग द नेशनल फ्लैग्स सैफरॉन, ग्रीन एंड व्हाइट इनटू ए सर्कल विद स्पोक्स दैट रिसेंबल द अशोक चक्र, वाज एम्ब्लेजन्ड ऑन टीम इंडियाज ऑफिशियल जर्सी। दोस्तों, उनकी कंपनी का सिंबल, जो कि भारतीय राष्ट्र ध्वज से मिलकर बना है, भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर भी अलंकृत हुआ करता था। दोस्तों, अब वर्ष 1991 की है, जब भारत में नई आर्थिक नीति लाई गई, परिस्थितियां बदल चुकी थी, विदेशी कंपनियों ने भारतीयों में क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। तो आगे क्या होता है, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया दोस्तों, ही हैड एक्सेस टू सफिशिएंट कैपिटल टू एक्सपेंड इनटू डाइवर्स एरिया व्हेन द रिफॉर्म ऑफ 1991 ओपन अप द इकोनॉमी. His entrepreneurial zeal took him to the skies, literally with Air Sahara and figuratively with his huge forays into real estate, entertainment, media and retail.
वर्ष 1991 में जब नई आर्थिक नीति लाई गई तब विदेशी कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट करने का रास्ता खुल गया। यह मौका सहारा ग्रुप को भी मिला। सहारा ग्रुप के पास सफिशिएंट कैपिटल था, इस कारण वह अपने व्यवसाय को विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाना शुरू किया। उनकी व्यावसायिक महत्वाकांक्षा एयर सहारा के साथ आसमान में उड़ने लगा। साथ ही रियल एस्टेट, इंटरटेनमेंट और रिटेल में अपने कारोबार को बढ़ाया। दोस्तों आगे बताया गया है चिट फंड। दोस्तों, चिट फंड्स आर वाइडली मिसअंडरस्टूड इन नॉर्थ इंडिया एज ए स्कैम बाय डिफिनेशन, व्हेयरएज इन साउथ एंड ईस्ट इंडिया चिट्स आर कॉमनप्लेस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों, अब सहारा कंपनी में चिट्स फंड का भी कुछ स्कैम हुआ था। अब हम लोग चिट्स फंड के बारे में समझते हैं। दोस्तों, चिट फंड एक ऐसा वित्तीय साधन है जिसका उपयोग उधार लेने और सेविंग दोनों पहलुओं में किया जाता है। इसमें कुछ व्यक्ति नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि इकट्ठा करते हैं और जमा करते हैं। यह डील या समझौते के साथ किया जाता है कि समूह में एक सदस्य को प्रत्येक अंतराल के दौरान एकत्रित धन की कुल राशि प्राप्त होगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक प्रत्येक सदस्य को एकत्रित धन का अपना हिस्सा प्राप्त नहीं हो जाता है। दोस्तों, अब इसको हम उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचिए कि 20 व्यक्ति मिलकर एक समूह बनाते हैं जिसमें यह तय किया जाता है कि प्रत्येक सदस्य को महीने में 1000 रुपये का योगदान करना पड़ेगा। यह प्रक्रिया अगले 20 महीने तक जारी रहेगी। इस समूह के एक आयोजक होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी बैठक की आयोजित करना, सदस्यों से धन जमा करना और अन्य संबंधित प्रक्रिया संचालित करना। तो दोस्तों, सहारा ग्रुप का सिर्फ ये एक ट्रस्टी के रूप में यहाँ पे काम किया था। ये हम लोग को समझना चाहिए। Imagine a situation in which everyone has access to bank credit, comes armed with credit score based on accessible financial history, and legal institutional resources is available to recover loan not paid off. There would be no more room for Sahara in this world. समय में बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन लेना आसान हुआ है। ग्राहकों के पास क्रेडिट स्कोर अच्छा हो और संस्था को अपने लोन वसूलने के लिए लोनी के पास पर्याप्त संपत्ति हो तो ऐसे में किसी और के लिए कोई स्पेस नहीं बचता है। ये परिस्थितियां सहारा के लिए प्रतिकूल साबित हुई दोस्तों। और दोस्तों आगे हम देखते हैं, टुडे वी मेक डिजिटल पेमेंट्स, मोस्ट पीपल हैव बैंक अकाउंट्स एंड फॉर्मल क्रेडिट इज फार बेटर रेगुलेटेड देन इट वाज इन द 1980s. Yet how close are we to the conditions that would make a Sahara redundant, with a history of involved financial intermediation, with no history of hyperinflation since Tughlaq's experiment with token currency in 14th century. India should have high level of bank credit to the private sector, not the actual lowly 50% of GDP. दोस्तों, वर्ष 1980 की अपेक्षा आज के समय में ज़्यादातर लोगों के पास डिजिटल पेमेंट करते हैं, ज़्यादा लोगों के पास बैंक खाता है। साथ ही आज क्रेडिट को बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है दोस्तों, क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी जो सहारा को ऐसी स्थिति पे ला दिया। यहाँ पे दोस्तों तुगलक की टोकन मनी का चर्चा की गई है। दोस्तों, 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था। उसने महंगाई से निपटने के लिए टोकन मनी चलवाया था जो उसके लिए आत्मघाती साबित हुआ। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है भारत में प्राइवेट सेक्टर को और अधिक क्रेडिट यानी लोन देना चाहिए, जो वर्तमान में केवल 50% ही है अपने जीडीपी का। वैश्विक स्तर पर यह दर 97% है और चीन की बात करें तो वह अपने जीडीपी का 180% प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है। दोस्तों यदि भारत में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को लोन दिया जाता है तो ज़्यादा व्यवसाय होगी, ज़्यादा व्यवसाय होने से ज़्यादा नौकरियां होगी ताकि लोगों की सेविंग को पूंजी में बदला जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।